जय हिंद स्टूडेंट्स। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। तो आप बेटे कंटिन्यू अपना अभ्यास जारी रखें। आज का मैं व्याकरण का अगला टॉपिक करवा रही हूँ, समास। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटे समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, या इसको हम कहते हैं छोटा रूप। तीन अर्थ बताए समास के। समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण या फिर छोटा रूप। अब बात आती है इसकी परिभाषा की। वर्णों के मेल से तो होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और समास की परिभाषा में शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट याद करो कि संधि और समास की परिभाषा सिर्फ दो शब्दों के कारण ही बदली होती है। वहां वर्णों के मेल के परिवर्तन को संधि कहते हैं, इधर समास में शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को समास कहते हैं। तो परस्पर संबंध रखने वाले, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, किनके मेल को भाई? शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को समास कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को समास कहा जाता है या समास कहते हैं। अब हमें समास के अंदर किन किन पॉइंटों को नोट करना है? पहले तो परिभाषा आनी चाहिए हमें। शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को समास कहते हैं। अब समास में कौन कौन से कितने पद होते हैं, क्या क्या होता है, वो हम जानेंगे। समास के अंदर दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं समास में। एक पूर्व पद, पूर्व पद को हम पहला भी कह सकते हैं या प्रथम पद भी कह सकते हैं। एक होता है उत्तर पद, उत्तर पद, दूसरा पद भी कह सकते हैं इसको, या द्वितीय पद भी कह सकते हैं। तो दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। जैसे मैंने कहा राजपुत्र, राजपुत्र, इसमें राज यानी कि राजा, ये प्रथम पद है या पूर्व पद है, और पुत्र इसमें उत्तर पद है। दूसरा पद कौन सा है? पुत्र। तो पद का ज्ञान हुआ हमें कि समास में दो पद होते हैं। किसी भी शब्द को हम बोलते हैं तो उसमें हम दो पद करते हैं, पूर्व पद पहले वाला पद और एक उत्तर पद दूसरा पद। फिर आता है समास विग्रह और समस्त पद। समस्त मतलब इकट्ठा लिखा हुआ, समस्त पद या सामासिक पद, ये जो इकट्ठा लिखा जाता है, जैसे राजपुत्र, ये इकट्ठा लिखा गया है, इसको हम कहेंगे समस्त पद। एक होता है समास विग्रह, विग्रह मतलब अलग अलग करना। जब समस्त पद को खोलकर बताया जाता है, अलग अलग खोलकर दिखाया जाता है कि इसका अर्थ क्या होगा, राजा का पुत्र, ये इसका समास विग्रह है। क्या है ये? इसका समास विग्रह है। तो हमने तीन चीजें जानी। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, एक उत्तर पद एक पूर्व पद। पूर्व पद पहले वाला पद और उत्तर पद दूसरे वाला पद।
दूसरा जाना हमने समस्त पद क्या है, जो इकट्ठा लिखा जाता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। और समास विग्रह क्या है, जो खोलकर बताया जाता है वो समास विग्रह है। विभक्ति युक्त करने पर समास विग्रह होता है। ठीक है, अब बात आती है कि समास के कितने भेद हैं। तो ध्यान देना, एक तो समास के मुख्य रूप से भेद होते हैं, एक सामान्य रूप से। अगर मुख्य रूप से पूछे कि मुख्य रूप से तो 4 ही भेद हैं समास के, और अगर पूछे सामान्य रूप से या सामान्यतः पूछे तो 6 होते हैं। ये ध्यान रखना है। 4 कौन कौन से हैं? पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा है भाई बहुब्रीहि समास। ये 4 मुख्य रूप से समास है। और 6 कैसे है सामान्य रूप से या सामान्यतः 6 कैसे हैं? तत्पुरुष के 2 भेद किए गए हैं भाई, तत्पुरुष के 2 भेद किए गए हैं। एक तत्पुरुष का कर्मधारी और दूसरा द्विगु समास। एक बात नोट करना, जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं सारे शब्द तत्सम होते हैं, क्योंकि ये संस्कृत व्याकरण को उठाकर हिंदी में लाई गई है। ये तो जो भी टॉपिक हैं वो सारे संस्कृत के ही वर्ड हैं, और जो संस्कृत के वर्ड हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, तो हमने जान लिया कि तत्पुरुष के 2 भेद हैं, कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु। इस प्रकार से ये 6 सामान्यतः समास होते हैं और मुख्य रूप से 4 होते हैं। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुख्य रूप से कौन सा नहीं है समास, 3 ये दे दे उठा के, 1 ये दे दे। तो द्विगु समास मुख्य रूप में नहीं आता, ये सामान्यतः रूप में तत्पुरुष का ही भेद है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पहला समास है बेटे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास कैसे पहचानोगे? ये अव्ययीभाव समास है। सबसे पहले तो नोट कीजिए कि अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान। दूसरा, जिस समास में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो, जिस समास में प्रथम पद या तो अव्यय हो बेटा या फिर उपसर्ग हो। अब उपसर्ग और अव्यय की पहचान आपको होनी चाहिए कि अव्यय कौन से होते हैं और उपसर्ग कौन से होते हैं। क्यों? क्योंकि हम 6, 7, 8 में ये सारे टॉपिक पढ़ चुके होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय। ठीक है, तो समास में उपसर्ग प्रत्यय का ज्ञान जरूरी है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर दिन या प्रत्येक दिन। यहाँ प्रति उपसर्ग भी है और अव्यय भी है, क्योंकि संस्कृत में अव्यय भी है ये प्रति की ओर। दूसरा प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष में कैसे पहचानोगे कि ये अव्ययीभाव समास है? हम पहले इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे। संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस अक्ष आएगा, और प्रति प्लस अक्ष आया तो प्रति फिर उपसर्ग आ गया, उपसर्ग आ गया तो हमने जान लिया कि प्रत्यक्ष है ये शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने, आंखों के सामने। यथाशक्ति, तीसरा उदाहरण है यथाशक्ति। शक्ति के अनुसार।
यथा यहाँ अव्यय है, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा कर्म कर्म के अनुसार, यथोचित जितना उचित हो सके, आजीवन जीवन भर, आमरण मरने तक, गली गली हर गली, जहां एक शब्द 2 बार आए लगातार वहां भी अविभाव समास है। गली गली हर गली, साफ साफ बिल्कुल साफ, रातों रात रातों ही रात में, दिनों दिन दिन ही दिन में। यानी कि ये सब किसके उदाहरण हैं? अविभाव समास के उदाहरण हैं। बेटे कंठस्थ कम से कम आपके 20 एग्जाम्पल कंठस्थ याद होने चाहिए जिनमें उपसर्ग या अव्यय हो, ऐसे शब्द। इससे डबल फायदा है, उपसर्ग और अव्यय की पहचान होती है हमें। तो उपसर्ग और अव्यय के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। दूसरा समास है बेटे तत्पुरुष समास। एक बात और ध्यान रखना, कई बार यही वर्ड उठा के दे दें जो ये नाम है कि तत्पुरुष शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष शब्द में भी तत्पुरुष ही समास है, अविभाव शब्द में भी अविभावी समास है। क्यों? क्योंकि अव्यय जो यहाँ ए है, यहाँ उपसर्ग, और उपसर्ग जहाँ है वो शब्द अविभाव समास का है। तो ये बात भी नोट करनी है आपको। तत्पुरुष समास, अब इसका अर्थ देखो, तत् मतलब उसका, तत् का अर्थ क्या है? उसका, पुरुष। अब हमने नोट किया कि उसका पुरुष, उसका यहाँ विभक्ति आई है, और तत्पुरुष की पहचान ही क्या है कि जब हम उसका विग्रह करें तो विभक्ति युक्त हो। कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, विभक्तियों का प्रयोग होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा होगी बेटे, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो, उत्तर पद की प्रधानता हो, पूर्व पद गौण हो, वहां तत्पुरुष समास होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। यहां ध्यान देना, उत्तर पद की प्रधानता किस समास में होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद की प्रधानता किस समास में होती है, तो तत्पुरुष समास में होती है। तत्पुरुष समास की पहचान यही है कि हम जब उसका विग्रह करेंगे तो कर्म कारक से लेकर, कर्म का चिन्ह क्या है? को, करण का से या के द्वारा, संप्रदान का के लिए, आपादान से अलग, संबंध का के की, और अधिकरण में पर, ये विभक्ति चिन्ह जहां विग्रह करने पर आए वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, जैसे कर्मवीर, कर्म में वीर, धर्मवीर, धर्म में वीर, ये किसके उदाहरण है भाई? कार्य कुशल, कार्य में कुशल, ग्रामगत, गांव को गया हुआ, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो ये किसके उदाहरण है? ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तीसरा है तत्पुरुष का पहला भेद है कर्मधारय। कर्मधारय समास, जिस समास में प्रथम पद या तो विशेषण, एक तो विशेषण मिलेगा प्रथम पद, या उपमान उपमेय में से मिलेगा, उत्तर पद विशेष्य मिलेगा, कोई संज्ञा होगी, वहां पर कर्मधारय समास होगा। अब विशेषण का ज्ञान जरूरी है भाई। हम ये सोचे कि पीछे संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये क्यों याद करें, अरे आगे वाली जो समास है, संधि है और टॉपिक है, उनमें सभी का ज्ञान होना, पद परिचय है, उनमें भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इन सब का ज्ञान होना जरूरी है। तो हमें हर टॉपिक को गहराई से लेना है। कर्मधारय समास में प्रथम पद क्या होगा भाई?
प्रथम पद विशेषण, विशेषण होगा या फिर उपमान होगा। और दूसरा पद भाई क्या होगा, दूसरा पद या तो संज्ञा होगा, संज्ञा मतलब विशेष्य, या फिर उपमान होगा। अब इसके उदाहरण देखो, जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला क्या है, विशेषण आ गया, कंठ क्या है, विशेष्य है। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च। ऐसे ही महात्मा, महान है जो आत्मा। अंधकूप, अंधा है जो कूप। ये सब किसके उदाहरण है भाई, कृष्ण सर्प, काला है जो सांप। इन सब में विशेषण और विशेष्य है, जितने भी मैंने उदाहरण दिए अभी। उपमान और उपमेय के, जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। जैसे देहलता, देह रूपी लता, कनक लता, कनक रूपी लता। इन सब में उपमान और उपमेय है, इसलिए कर्मधारय समास है। तो हमने जाना कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे, जिस समास में प्रथम पद विशेषण या फिर उपमान और दूसरा पद है वो या तो, सॉरी इसमें मैंने उपमान लिख दिया, उपमेय आएगा यहाँ। दूसरा पद या तो विशेष्य या फिर उपमेय होगा। क्या होगा, उपमेय होगा। वो जल्दबाजी में बोल दिया, तो ये ठीक कर लेना कि दूसरा पद उपमेय होगा और प्रथम पद या तो विशेषण होगा या फिर उपमान होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको नोट करनी है। और कंठस्थ कम से कम 20 एग्जाम्पल लो। नीलकंठ हो गया, नीला है जो कंठ। कृष्ण सर्प, काला है जो सांप। महात्मा, महान है जो आत्मा। अंधकूप, अंधा है जो कूप। ठीक है, चरण कमल, घनश्याम, ढेर लता, कनक लता। ये सब क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण है। आगे देखो, अगला है बेटे, इसी का भेद है द्विगु। कौन सा है, द्विगु। द्विगु समास में सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। द्विगु का अर्थ होता है दो गायों का समूह, दो गायों का समूह। अब इससे हमें परिभाषा तो ज्ञात हो ही गई कि दो क्या है, संख्या है। तो जिस समास में अब ये आ जाए कि द्विगु शब्द में कौन सा समास है, तो द्विगु शब्द में भी द्विगु ही समास है। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण और परिभाषा, परिभाषा होगी जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो। प्रथम पद क्या हो भाई, प्रथम पद संख्यावाची हो, लेकिन संख्यावाची के साथ साथ क्या हो भाई, समूह का बोध करवा रहा हो। किसका भाई, समूह का। यानी कि एक दंत को हम नहीं कह सकते क्योंकि एक है तो संख्या, लेकिन एक दंत को हम द्विगु समास नहीं कह सकते क्योंकि वो समूह का बोध नहीं करा रहा। ठीक है, तो कौन कौन से हैं द्विगु समास के उदाहरण, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। जैसे पंजाब, 5 आबों का या 5 नदियों का समूह। जैसे पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समूह। जैसे चारपाई, 4 पायों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। इस प्रकार से अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। इन सब में प्रथम पद संख्यावाची हैं, जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं इन सब में द्विगु समास है। तो क्या जाना हमने, द्विगु समास की पहचान कैसे करोगे, इसका अर्थ भी पूछ लेते हैं कि द्विगु का अर्थ क्या है। तो अर्थ है दो गायों का समूह। तो प्रथम पद जो संख्यावाची हो जहां, और समूह का बोध करवा रहा हो जो शब्द, तो वो कौन से समास में होगा, द्विगु समास में होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पांचवा है द्वंद्व समास।
द्वंद्व का अर्थ होता है भाई जोड़ा। क्या होता है इसका अर्थ? जोड़ा। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, वहां द्वंद्व समास होता है या उसे द्वंद्व समास कहते हैं। भाई जोड़ा तो हो, दोनों पद प्रधान तो हो, लेकिन विपरीत हो। जैसे मैं कहूं जोड़ा तो हो लेकिन विपरीत में हो, जैसे भाई के साथ बहन हो, भाई भाई नहीं करेंगे, भाई भाई करते ही अविभाव समास हो जाएगा। तो भाई के साथ बहन हो, दाल के साथ रोटी हो, छोटा के साथ बड़ा हो, चाय के साथ वाय हो। अब कई बार आ चुका है ये चाय वाय। चाय वाय में कौन सा समास है? तो चाय बेटे एक सार्थक शब्द है और वाय निरर्थक है, तो दोनों विपरीत हो गए। विपरीत है तो कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो हमने ये जाना कि इनका विग्रह करने पर या तो ये जहां होंगे वहां योजक चिन्ह होगा और दूसरा या और अथवा ये विग्रह करने पर आएंगे। ठीक है, तो हमने द्वंद्व समास भी समझ लिया कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी उत्तर पद भी। ठीक है, अगला है आखिरी समास, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास अब इसकी दो परिभाषाएं हैं। चाहे ऐसे कह लो कि जिस समास में दोनों पद उप प्रधान होते हैं। उप प्रधान मतलब कोई भी प्रधान नहीं, ये भी इसकी परिभाषा है। एक बार एग्जाम में ऐसे ही आया था कि कौन से समास में दोनों पद उप प्रधान है। अब कईयों ने तो सिर्फ ये रट रखा है कि जिस बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद की प्रधानता होती है, न तो प्रथम पद प्रधान होता है न उत्तर पद, बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। और एग्जामिनर ने दिमाग लगा के उप प्रधान वर्ड दे दिया, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें दोनों पद उप प्रधान होते हैं, यानी कि न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे जैसे दशानंद, जैसे दशानन, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। ठीक है, जैसे गोपाल, गौओं को चराने वाला है जो, यानी कि गौओं को चराने वाला अर्थात श्री कृष्ण जी भगवान। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। पतिव्रता, पति ही है वर्त जिसका अर्थात कोई विशेष स्त्री, वहां भी बहुब्रीहि समास होगा। एक तिरफला, तिरफला जो शब्द है इसमें अगर हम विग्रह पे डिपेंड करता है कि हम इसको विग्रह क्या देते हैं। अगर मैं ये कहूं कि 3 फलों का समूह तो द्विगु समास। अगर मैं ये कहूं 3 फलों का विशेष समूह अर्थात कोई विशेष औषधि, 3 फलों वाली एक विशेष औषधि, तो फिर बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे ही बहुब्रीहि और कर्मधारय में भी नीलकंठ, मैंने वहां भी बताया नीलकंठ, नीला है कंठ जो, वहां जो लगाया या नीलाकंठ, वहां विशेषण और विशेषण का विग्रह किया तो कर्मधारय। लेकिन मैं उसी को ही नीलकंठ को कहती हूँ, नीला है कंठ जिसका अर्थात लगा के शिव, भगवान शिव का पर्याय है, तो बहुब्रीहि समास। तो ऐसे हमें द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर करना है, और दूसरा कर्मधारय और बहुब्रीहि में। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में अगर दोनों आ जाए, नीलकंठ दे दिया और दोनों ऑप्शन आ जाए, नीलकंठ में बहुब्रीहि भी दे दिया जाए और साथ में कर्मधारय, तो आप कौन सा करोगे? तो बेटे आपको बहुब्रीहि ही करना है, क्योंकि बहुब्रीहि एक खुद समास है और कर्मधारय तत्पुरुष का भेद है, उसको हम बाद में लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे और
सभी समास के कंठस्थ उदाहरण करेंगे और समझ के करेंगे। रफ नोटबुक लेना बेटे, और सभी जो भी मैंने समझाया है उनको लिख के देखना है सभी टॉपिक को। और आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।